सॉरी, ये हो गया था आपका, क्या बोलते हैं, चेंज हो गया था। तो हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है, तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा आपका सीआईसी एसआईसी ऑफिसर्स को, ठीक है। और जो टेन्योर और सैलरी होगा वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ये तो चेंज हो गया है, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थ्रेड, क्या बोला जाता है कि जो 2019 में अमेंडमेंट आया वो सीआईसी को सुप्रीम इंडिपेंडेंट वॉचडॉग से, जो कि ईसीआई के जैसा था, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया एज ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उनका टेन्योर को आप कंट्रोल कर रहे हैं, सैलरी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या किया, स्वॉर्ड ले लिया कमिश्नर से, ठीक है। ठीक है, कि अगर वो पॉलिटिकली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डालने से डरेंगे। दूसरा है पेंडेंसी क्राइसिस, CIC SIC are drowning in appeals because the government often delays the appointing commissioners। जो पोस्ट है वो वैकेंट रहता है बहुत साल तक, तो जो RTI अपील्स होता है उसके लिए बैकलॉग रहता है बहुत सारा, ठीक है। एंड इट इज इफेक्टिवली डिनाइंग द जस्टिस बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिलेज इट, इन्फॉर्मेशन डिनाइड, ठीक है। इसके बाद है टूथलेस टाइगर, कमीशन के पास 250 रुपया पर डे से 25,000 रुपया तक का पावर है ऑन ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर फॉर डिलेइंग इन्फॉर्मेशन। However, it has no power to take disciplinary action against the officer। तो ये केवल रिकमेंड कर सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इग्नोर करता है इसको, ठीक है। तो सीआईसी एसआईसी समझ गया। चलो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दी सीवीसी एंड एसवीसी। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, तुरंत नाम दिमाग में आना चाहिए, सांथा नाम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1964। जब भी सीवीसी एसवीसी का बात आए दिमाग में क्या बोलेंगे, ये एक एपेक्स एंटी करप्शन वॉचडॉग है इंडियन रिपब्लिक का, ठीक है। फॉर यूपीएससी सीवीसी इज ए मैसिव ट्रैप जोन, क्योंकि इसका काम बहुत ही जगह घुसता है, ठीक है। अब समझते हैं सीवीसी का। एक्चुअली में ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टेटूटरी बॉडी था उस समय 1964 में। बट विनीत नरेन का 1997 में टर्निंग पॉइंट आया, विनीत नरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो जैन हवाला डायरीज था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि जो सीवीसी मस्ट गिवन द स्टेट्यूटरी स्टेटस एंड सुपरवाइजरी पावर ओवर द सीबीआई टू इंसुलेट एंटी करप्शन प्रोब्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मतलब सीबीआई का कंट्रोल दीजिए आप इसको, क्या नाम है, सीवीसी को, ताकि जो भी एंटी करप्शन वाला जो भी प्रोब होगा वो पॉलिटिकल इंटरफेयर ना करे उसमें, ठीक है। तो पार्लियामेंट पास किया सीवीसी एक्ट 2003 का और इसको बनाया स्टेट्यूटरी बॉडी। 100 बात की एक बात, 1964 में बंदा एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से एक बन गया था बॉडी, ठीक है। बट वो स्टेट्यूटरी भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं था। तो 2003 में जाके ये बंदा बना है आपका आपका स्टेट्यूटरी बॉडी, ठीक है, आफ्टर दी जैन हवाला डायरीज केस, ठीक है। इसके बाद क्या हम लोग बोलेंगे, जो कंपोजिशन क्या होगा, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा और दो से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होगा, तो तीन मेंबर बॉडी है। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, तो अलग सा है, ठीक। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट देम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, कमिटी में कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होगा। इसमें ध्यान दो क्योंकि जो सीआईसी है, ईसीआई है, इसमें तीसरा मेंबर कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो पीएम नॉमिनेट करेगा। इसमें सीवीसी में होम मिनिस्टर हार्ड कोडेड है, ठीक है। टेन्योर क्या होगा, 4 साल 65 ईयर्स, ठीक है। ये इकलौता नेशनल बॉडी है जिसका 4 साल टेन्योर है, बाकी सबका 5 या 6 है। तो 4 साल दिखिए तो सीवीसी दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कंप्लीटली बार्ड फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट। क्या क्या काम है, मेन काम इसका सीबीआई से ही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कोई भी काइंड ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यू फॉर विजिलेंस वर्क, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, सीवीसी के पास अपना पुलिस फोर्स नहीं है, ना ही इसका अपना इन्वेस्टिगेशन विंग है। तो ये कैसे इन्वेस्टिगेट कराएगा, दो है इसके पास, या तो सीबीआई से कराएगा या तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, उसके थ्रू, ठीक है। तीसरा क्या है, सुप्रिटेंडेंट पावर क्या है, जो सीवीसी है वो सुप्रिटेंडेंस है उसका ओवर द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, स्पेशली किस मैटर, जो सीबीआई का बहुत सारा काम है, पर अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत सीबीआई कुछ देख रहा है तो उस पे सीवीसी का सुप्रिटेंडेंस होगा, ठीक है, ये समझ लीजिए।
तो सीवीसी क्या करेगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस क्या है, बट इट कैन नॉट डायरेक्ट द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्पोज ए पर्टिकुलर, मतलब सीबीआई को डायरेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं, वो प्रोसेस को इवेलुएट करेगा, क्योंकि सीबीआई भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि जिसका काम है उसको केस को डिस्पोज करना, बट सीवीसी उसको कंट्रोल नहीं करेगा, सीवीसी सुपरिटेंडेंट करेगा अगर वैसा कोई केस है तो, ठीक है। इसके बाद स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, तो सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखता है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। जो स्टेट लेवल है वो स्टेट विजिलेंस कमिश्नर देखता है, ठीक है। जो सीवीसी स्टैंडर्डाइज्ड है, जो एसबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, ठीक है। अब लोकायुक्त आ गया तो उससे दिक्कत है कि जो बहुत सारे स्टेट में जो विजिलेंस मशीनरी है वो लोकायुक्त के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो लोकायुक्त के साथ दिक्कत है, तो यूपीएससी क्या बोल रहा है कि स्टेट बाय स्टेट वेरिएशन है तो अपना एनर्जी सीवीसी पे लगाओ, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक बॉडी है जो कि पार्ट 14 में है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द सीवीसी एक्ट 2003, ठीक है। 5 साल का ट्रैप क्या है, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, द टेन्योर इज स्ट्रिक्टली 4 years, 65 साल एज, ठीक है। सीवीसी कैन डायरेक्टली अरेस्ट ए करप्ट आईएएस ऑफिसर एंड रजिस्टर इन एफआईआर ना, सीवीसी एक एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी है, वो सीबीआई को डायरेक्ट कर सकता है या डिपार्टमेंटल सीवीओ को कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए या इन्वेस्टिगेट कीजिए। इसके पास सिविल कोर्ट का पावर है कि ये समन कर सकता है, बट पुलिस पावर नहीं है अरेस्ट करने का, ठीक है। सीवीसी को कैसे फायर कीजिएगा, लाइक ए यूपीएससी चेयरमैन प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड में एज ए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्रिटिक सीवीसी का है कि भैया ये तो एडवाइजरी बॉडी है, कोई इन्फोर्समेंट बॉडी थोड़ी ना है। तो सेंट्रल डिपार्टमेंट क्या करता है, सीवीसी का एडवाइस को डिनाई करता है टू प्रोसिक्यूट द करप्ट ऑफिशियल, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट ही रिजेक्ट कर दे रहा है सीवीसी का एडवाइस को, तो सीवीसी क्या कर सकता है, सीवीसी बस एनुअल रिपोर्ट में लिख सकता है जो कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में डालेगा, ठीक है। ये चीज है। दूसरा है सिंगल डायरेक्टिव इससे पहले सीबीआई के पास प्रायर परमिशन लेना पड़ता था फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इवन स्टार्ट एन इंक्वायरी, ठीक है, अगेंस्ट द ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसको हटाया टू प्रोटेक्ट द एंटी करप्शन प्रॉप्स, बट पार्लियामेंट्री कंट्रोवर्सी इंट्रोड्यूस कर दिया है एक प्रोटेक्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि सीवीसी और सीबीआई का इंडिपेंडेंस को हटा दिया है, ये किया है, ठीक है ना। CBC is designated agency to receive complaint for disclosure of any allegation of corruption or misuse of office and recommend appropriate action। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो विसल ब्लोअर का गार्डियन कौन है, सीबीसी ही है आपका, यही कंप्लेंट सुनेगा फॉर द एलिगेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। तो ये जो सिंगल डायरेक्टिव वाला भी याद रखिएगा, तो ये इसको भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का। तो लोकपाल सेंटर के लिए, लोकायुक्त स्टेट के लिए। तो समझिए एक लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है 2013 का, मतलब बेसिक क्या है कि इंडिया के पास सीवीसी और सीबीआई था करप्शन से लड़ने के लिए, ठीक है, बट ये जो बॉडीज था ना, दे वर लार्जली अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो कंट्री को एक चाहिए था इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन बेस्ड ऑन द स्कैंडिनेवियन मॉडल दैट वाज पावरफुल इनफ टू इन्वेस्टिगेट इवन द प्राइम मिनिस्टर। 45 साल के फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद लोकपाल लोकायुक्त एक्ट आया 2013 का। इट बर्थ द एपेक्स एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, ठीक है, ये लिखो। तो लोकपाल को एक सिंगल पर्सन नहीं है, इट इज ए मल्टी मेंबर स्टेट्यूटरी बॉडी डिजाइन टू रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वाइल मेंटेनिंग द जुडिशियल रिगर। पहला चीज क्या है, इसमें एक चेयरपर्सन होगा, 8 मेंबर होगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या है, 50% जुडिशियल मेंबर होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजेस फॉर्मर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, और जो 50% होगा वो नॉन जुडिशियल होगा। एमिनेंट पर्सन होगा जिसका 25 साल से एक्सपीरियंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एंटी करप्शन पॉलिसी में, दो चीज। 50%, अब ये टोटल में से जो है एक 9 मेंबर में से जो 50% मेंबर होगा हॉरिजॉन्टली, उसमें एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन से होना चाहिए, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट टेन्योर क्या है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में 5 आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोई इमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो
अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है भैया? अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट नहीं है, ये बना है आपका इससे। तो ये चीज़ आपको याद रखिए कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चेयरपर्सन और मेंबर को विथ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, 5 मेंबर कमिटी, ठीक है। 5 साल या 70 साल ऑफिस होल्ड करेगा, ठीक है। जो हाई रिटायरमेंट एज है, एज दे आर यूजुअली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, इसलिए 70 साल रखा है इसको, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट दे आर कंप्लीटली बार्ड फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट, कोई भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट नहीं ले सकता है अपना ऑफिस खत्म होने के बाद, ठीक है। अब ये किसको किसको पकड़ सकता है ये लोग पकड़ सकता है मिनिस्टर्स को, एमपीज को, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, ए बी सी डी तक सब कोई को, ठीक है। दूसरा, कोई भी डायरेक्टर्स सोसाइटी का, डायरेक्टर्स ऑफिसर्स ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट जो कि 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है, तो अंडर एफसीआरए लोकपाल भी काम कर सकता है, ठीक है। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर भी लोकपाल के अंदर है, बट आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं कर सकते हैं अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन का बात हो, एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी का बात हो, पब्लिक ऑर्डर का बात हो, एटॉमिक एनर्जी का बात हो या स्पेस का बात हो। ये 5 टॉपिक में अगर आप आ गया है तो आप नहीं धर सकते हैं, ठीक है। इवन फॉर अदर एलिगेशन अंडर पीएम, तो एक इंक्वायरी कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द फुल बेंच ऑफ लोकपाल, ठीक है। अगर फुल बेंच ऑफ लोकपाल का 2/3 मेंबर अगर उसको अप्रूव करेगा, तभी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशन स्टार्ट होगा, मतलब इंक्वायरी स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो प्रोसीडिंग होगा अगेंस्ट पीएम, वो कैमरा में होना चाहिए इन सीक्रेट, एंड इफ द कंप्लेंट इज डिसमिस्ड द रिकॉर्ड शैल नॉट बी पब्लिश्ड, ठीक है ना। ये चीज है, फुल बेंच रूल है प्राइम मिनिस्टर के लिए। लोकपाल के पास अब क्या क्या पावर है, क्यों हम बोल सकते हैं कि लोकपाल इज नॉट ए टूथलेस टाइगर? क्या पावर दिया? पहला, लोकपाल के पास पावर है on superintendence and direction over the any investigative agency including the CBI for the case referred to them by लोकपाल। मतलब लोकपाल सीबीआई को या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, और उसके पास पावर है सुपरिटेंडेंस करने का, पहला चीज। दूसरा, अगर इफ सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है ऐसा कोई केस जो कि उसको लोकपाल रेफर किया है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो विथआउट लोकपाल के अप्रूवल से आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, दूसरा चीज। तीसरा, कि जो पावर है एसेट को कॉन्फिस्केट करने का, प्रोसीड रिसीट बेनिफिट्स का, जो कि किसी करप्शन की वजह से मिला है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इवन व्हाइल द प्रोसिक्यूशन इज स्टिल इन पेंडिंग, मतलब लोकपाल के पास पावर है कि एसेट कॉन्फिस्केट कर दे, प्रोसीड रिसीट ये सब जो नहीं था सीवीसी के पास, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस लिख के फिर पावर खत्म भी कर दिया है। अब लोकायुक्त क्या है स्टेट में, तो 2013 का जो एक्ट आया था, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, वो बोला था कि हर एक स्टेट को कि विद इन 1 ईयर आप लोकायुक्त बनाइए। तो क्या बना? द एक्ट लेफ्ट द स्ट्रक्चरल डिजाइन अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड स्पेसिफिक जुरिडिक्शन ऑफ लोकायुक्त एंटायर टू स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब कि लोकायुक्त बनाइए, बट लोकायुक्त का जो प्रोसेस होगा, जुरिडिक्शन क्या होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने से डिसाइड कर लीजिए। तो जैसे लोकायुक्त कर्नाटक में पावरफुल बन गया, अदर स्टेट में प्रैक्टिकली इनविजिबल हो गया, ठीक है। अब लोकपाल के पास क्या सुओ मोटो पावर है करप्शन केस के लिए? तो लोकपाल के पास सुओ मोटो पावर नहीं है। इट कैन ओनली इनिशिएट इंक्वायरी अगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट आता है तब, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, क्या लोकपाल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बोले नया, लोकपाल एक स्टेटरी बॉडी है, ठीक है। यूपीए गवर्नमेंट ट्राई किया था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का, पर राज्यसभा में फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद लोकपाल कैन इन्वेस्टिगेट एन एमपी फॉर टेकिंग ए ब्राइब टू वोट फॉर पार्लियामेंट। तो लोकपाल कैन इन्वेस्टिगेट एन एमपी फॉर टेकिंग ए ब्राइब इनटू अ वोट इन सर्टेन वे इन पार्लियामेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रहा है कि जो लोकपाल का जुरिडिक्शन है वो एमपी पार्लियामेंट में क्या बोलता है, क्योंकि एमपी का प्रिविलेज है ना 105 के तहत, तो लोकपाल का जुरिडिक्शन वहां पे नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्पीच को लेकर। तो बोला जाता है कि पास हुआ 2013 में, जो पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बना है, 2019 में अपॉइंट हुआ। फॉर ओवर 5 इयर्स गवर्नमेंट आर्ग्यू किया, could not form the selection committee because they were not formally recognized, the leader of opposition नहीं था। देख रहा है कितना कितना चीज था, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था तो लोकपाल ही नहीं बन पा रहा था, ठीक है। दूसरा, वेपनाइजिंग द लॉ अगेंस्ट द विसल ब्लोअर्स, जो सेक्शन 46 है उस एक्ट का, वो कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फॉल्स, फ्रिवलस या वेक्सेटियस कंप्लेंट
करता है, ठीक है, वो उसके खिलाफ भी 1 साल उसको सज़ा हो सकता है, 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, क्योंकि इससे चिलिंग इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है? जो जेन्युइन व्हिसल ब्लोअर होगा, वो फ़ियर में कि उसको प्रोसिक्यूट ना कर दिया जाए अगर एब्सोल्यूट प्रूफ ना मिला तो। नो प्रोटेक्शन फॉर कंप्लेनेंट, कोई मैच्योर ओम्बड्समैन सिस्टम जैसा है, तो लोकपाल कोई एडिक्वेट लीगल या फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं देता है टू द व्हिसल ब्लोअर हू एक्सपोज़ द करप्शन। तो बेकार सा सिस्टम है, कोई ऐसा दम नहीं है इसमें, ठीक है? ठीक है। ये है ट्रिनिटी ऑफ सोशल जस्टिस। तो एक नेशनल कमीशन है एससी का, जो कि आर्टिकल 338 में है। नेशनल कमीशन ऑफ एसटी जो कि 338 ए में है, और नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी जो कि 338 बी में है, ठीक है। अब काम कैसे करेगा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 338 क्या बोल रहा है कि भैया एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए एसटी एससी के लिए, ठीक है। तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1990 में, जो कि एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाता है एसटी एससी के लिए, दूसरा। और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आखिरकार 2003 में बाइफरकेशन होता है। एक नेशनल कमीशन बनता है एससी के लिए 338 में, नेशनल कमीशन बनता है एसटी के लिए 338 ए में, ठीक है। और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में ये बनता है एनसीबीसी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि 1993 में एनसीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था, ठीक है। बट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और ये 338 बी इंसर्ट होता है, ठीक है। तो एस टी एस सी एक साथ चल रहा है, 1993 में ही एनसीबीसी स्टेट्यूटरी बॉडी बन गया था, उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है। अब समझिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीटली आइडेंटिकल है। क्या है कि सब में 5 मेंबर होगा हर एक कमीशन में, ठीक है। एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 मेंबर होगा, 5 मेंबर का कमेटी है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट को डिटरमाइन करने के लिए छोड़ दिया है कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर। तो करंट रूल क्या है, 3 साल, एंड दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मैक्सिमम 2 टर्म्स। अगला मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए एंड दे आर 2 टर्म्स ही मैक्सिमम कर सकता है, तो 6 साल ही लोग रह सकता है, तो 3 साल का है, ये समझ लीजिए। फिर सिविल कोर्ट का पावर है इन लोगों के पास, किसी को भी समन कर सकता है अटेंडेंस के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, एविडेंस एफिडेविट का ले सकता है ऑन एफिडेविट, पब्लिक रिकॉर्ड फॉर किसी ऑफिस से मांग सकता है, ठीक है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्टिव कमीशन से कंसल्ट करना होगा फॉर एनी मेजर पॉलिसी अफेक्टिंग एसटी एससी और एसीबीसी, ठीक है। तो ये आपका कंसल्टेशन है, मस्ट कंसल्ट करना होगा, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, जो कि पार्लियामेंट में पेश करेगा विथ मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन। मतलब एनसी एसटी एससी ओबीसी को ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि इसके पास आपको मेमोरेंडम देना होगा कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया इनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इफ ए रिपोर्ट कंसर्न स्टेट, प्रेसिडेंट फिर फॉरवर्ड करेगा गवर्नर को, ठीक है। तो एनसी एसटी ओबीसी तीनों प्रेसिडेंट को ही देता है रिपोर्ट, ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, वही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को देखता है। तो 338(10) है जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, वो एक्चुअल में देखता है एंग्लो इंडियन कमिटी का क्या बोलते हैं देखभाल, ठीक है। ये चीज आपको समझना होगा। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन लोग का सीट हटा दिया है, बट जो कम्युनिटी स्टिल एग्जिस्ट, और एससी कमीशन जो है उनका सेफगार्ड मॉनिटर करता है, ठीक है। 102 से पहले जो सेफगार्ड था ओबीसी का, वो एनसीबीसी देखता था, ठीक है। तो एनसीबीसी जो स्टेटूटरी एनसीबीसी था, उसका क्या काम था, उसका बस काम था जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ओबीसी लिस्ट में, ये देखता था वो, ठीक है। जो एक्चुअल टास्क है कंप्लेंट का या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का, वो उस समय भी नेशनल कमीशन फॉर एससी ही देखता था, ठीक है। तो ये जो एनसी-एससी का बर्डन है, वो शिफ्ट कर दिया एनसी-ओबीसी में। बहुत ही नुआंस पॉइंट है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर गिल्टी फाइंड करता है कि आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो कमीशन उसको 6 महीना का सेंटेंस दे सकता है प्रिजन का। तो क्योंकि सिविल कोर्ट का पावर है, तो पनिश नहीं कर सकता है, फिर गवर्नमेंट या पुलिस को ही करना होगा, ठीक है। इनका रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग है, पहला चीज। दूसरा है सब कैटेगराइजेशन का डिबेट।
तो ये जो एनसीबीसी एनसीएससी हेविली इन्वॉल्व हुआ था जब सब कैटेगराइजेशन का डिबेट चला, रोहिणी कमीशन फॉर ओबीसी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सब जैसे दविंदर सिंह वाला केस, तो इसमें कमीशन क्रूशियल रोल प्ले किया और एडवाइस किया कि भैया जो ये क्रीमी लेयर का बेनिफिट है कैसे ग्राउंड लेवल तक डिप्रेस्ड क्लास में पहुंचे। ठीक है, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है वो भी सेम ऑफिशियल को समन कर देता है फॉर द सेम थिंग, तो ब्यूरोक्रेटिक केओस हो जाता है। ठीक है, so we just covered the constitutional bodies for ST, SC and OBC which draw its power directly from the constitution. So now we must look at the bodies created by the parliament to protect the broader human rights. तो क्या है, हम लोग समझते हैं एनएचआरसी को। एनएचआरसी का क्या काम है? एनएचआरसी बना है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत। ठीक है, क्योंकि बिकॉज द पार्लियामेंट ड्रास्टिकली अल्टर्ड इट्स डीएनए विद 2019 अमेंडमेंट। एनएचआरसी में क्या चेंज हुआ है? एनएचआरसी का जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या रिटायर्ड जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो एनएचआरसी 2019 से पहले केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही एनएचआरसी के चेयरमैन हो सकते थे, बट अब रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। पहली बात। दूसरा चीज, मेंबर कौन कौन होगा? कोई जो सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, पहला वो। दूसरा, सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा जो हाई कोर्ट का, वो। तीसरा, हाँ, 3 पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, एटलीस्ट वन मस्ट बी द विमेन। ठीक है, तो एक सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, एक सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या 3 आदमी, मतलब 3 2 5, 5 आदमी हो गया ना, जिसके पास एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। इससे पहले 2 था, अब 3 कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले 2 था, अब 3 कर दिया गया है। एक वुमेन होनी चाहिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो एनसीएसटी, एससी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन माइनॉरिटी, एनसीबीसी, एनसीपीसीआर, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2019 में ऐड हुआ है। एनसीबीसी, एनसीपीसीआर और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एनसीपीडब्ल्यूडी जो है चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो 1 2 3 4 हो गया, और इधर 5 6 7 7 मेंबर होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा दोनों हाउस का। तो टोटल 6 मेंबर मिलके इसको अपॉइंट करेगा। अब है कि एनएचआरसी कैन नॉट इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन अगर इंसिडेंट का 1 साल के बाद होने लगा। ठीक है, अगर कोई फेक इनकाउंटर हुआ है 14 मंथ पहले, एनएचआरसी नहीं देख सकता, 1 साल तक का ही इसका है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट आर्म फोर्सेस का वो उसको नहीं देख सकता इंडिपेंडेंटली, ये नहीं कर सकता है। इसको रिपोर्ट लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब रिकमेंड करेगा। पहला चीज एनएचआरसी हो गया। दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के तहत बना है। तो माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं हुआ है, तो 6 कम्युनिटी को ये नोटिफाई किया है। क्या क्या है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीस और जैन। जैन 2014 में ऐड हुआ है। रिलीजियस माइनॉरिटी को देखता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350B से हैंडल होता है। ठीक है, एक नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है आपका, ये आपका रिव्यू करता है द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वीमेन। तो लोकपाल की तरह एनसीडब्ल्यू के एक्टिवली यूजेस दिस सुओ मोटो पावर। ठीक है, तो लोकपाल के पास तो सुओ मोटो पावर ही नहीं है। ठीक है, अ, इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास सुओ मोटो पावर है, ये चीज़ हम लोग को समझना है। और इसके बाद टू टेक अप द केस ऑफ द डिप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्टेड इन मीडिया। ठीक है, और फंडिंग लिटिगेशन है, पावर टू फंड द लिटिगेशन इन्वॉल्व अफेक्टिंग ए लार्ज बॉडी ऑफ वीमेन। ठीक है, ये चीज़ है। और एनसीपीसीआर समझो, एनसीपीसीआर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स 2005 के तहत बना है। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट है 1990 का, और नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है 2005 का। क्या बोला जा रहा है? तो कमीशन डिफाइंस ए चाइल्ड एज एनी पर्सन जो 0 से 18 साल के एज में है। तो एनसीपीसीआर हो गया। तो असाइड फ्रॉम द पेरेंट एक्ट, तो एनसीपीसीआर क्या है? एनसीपीसीआर हैज बीन गिवन मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 स्पेसिफिक लॉज। तो एनसीपीसीआर में सिर्फ क्या बोलते हैं, चाइल्ड कौन है? 0 से 18 साल का सब चाइल्ड है। ठीक है, तो डुअल मैंडेट है, एक आरटी एक्ट जो है 2009 का, और जो पोक्सो एक्ट है 2012 का, दोनों एनसीपीसीआर के अंदर आता है, ये चीज़ याद के रखिए। और जो चारों, जो एनसीपीसीआर,
NCW, NCM और ये चारों ही सेम है। उसमें समझिए कि लोग के पास सबके पास सिविल कोड का पावर है, सबका ही एडवाइजरी नेचर है, ठीक है। और ठीक है, हो गया, खत्म है। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर जो NCST, NCSC, NCBC है, प्रेसिडेंट रिपोर्ट करेगा, पर जो NCM है, आपका NCW है, NCPCR है और जो आपका NHRC है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट ये करेगा, उसको ये लोग भेजेगा, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी में एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसका 7 मेंबर होगा, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर, ठीक है। जो विमेन वाला है उसका 6 मेंबर होगा, एक चेयरमैन और 5 मेंबर, तो 5 मेंबर हर जगह होगा, बस आप देख लीजिए कि आप चेयर वाइस चेयर कहाँ कहाँ होगा। तो नॉर्मली जो आपका NHRC है, आपका नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, वो 6 मेंबर रखता है, एक चेयरमैन और 5 मेंबर्स, ठीक है। पर जो NCPCR है, इसमें आपका 7 मेंबर होगा, एक चेयर और 6 मेंबर होगा, ठीक है। और NCPCR में 2 वीमेन मेंबर भी होगी और NCW में 1+5 का है सीन। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन में जो क्या बोलोगे, 365 का है इसमें। और क्या बोलिया जाएगा, इसका भी नेशनल कमीशन ऑफ में इसका भी 3 साल ही है। और NCPCR का भी हमको लग रहा है 3 साल ही होगा, 3 साल 65 चेयरमैन के लिए और मेंबर के लिए 3 साल 60 साल, ठीक है। और NHRC के लिए, NHRC का क्या है टाइम, NHRC का 370 है, जैसे इसका था लोकपाल का 570 था, अब इसका 370 हो गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा, इसका भी पोस्ट रिटायरमेंट का सीन खत्म है। रिमूवल के लिए आपका प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी लगेगा NHRC को भी हटाने के लिए, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, अनसाउंड माइंड में कर सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी से कर सकता है ऑन द प्रूव्ड बिहेवियर और मिस इनकेपेसिटी में, अगर हटा रहे हैं आप NHRC के, तो ये है, ठीक है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर रहा है NHRC, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो NCPCR जो है आपका यूनाइटेड नेशन राइट फॉर चाइल्ड राइट्स, इसके लिए बना था, तो NCPCR मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर काम कर रहा है। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग NCPCR में 7 मेंबर था, 2 विमेन होगी। तो एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, जुवेनाइल जस्टिस, डिसेबिलिटी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सब बहुत चीज़ में मेंबर्स को देखा जाता है, ठीक है। 3 साल है, चेयरमैन 65 साल, मेंबर है 60 साल, ठीक है। 2 टर्म ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, जैसे कि NCST, NCSC में था, ठीक है। सबका 3 साल 2 टर्म जैसे करके याद रखिए, नॉर्मल फीचर है लोगों का। सिर्फ एक एक्स्ट्रा याद रखना है, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, इसमें वाइस चेयर है, तो 7 मेंबर हो जा रहा है। तो एटलीस्ट 5 मेंबर जो होना चाहिए चेयरपर्सन के साथ, वो माइनॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो रिमूव कैसे किया जा सकता है, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, अनसाउंड माइंड, रिफ्यूजल टू एक्ट, ये सब सब तो हैगा ही। एक 3 कंजिक्यूटिव अगर मीटिंग मिस कर रहा है तो भी हटा दीजिएगा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाला है, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन में, तो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन में भी सेम है, 365 का है। और इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये सो मोटो पावर है, सो मोटो पावर आपका NCPCR के पास भी है, NCW के पास भी है, ये चीज़ ध्यान देने वाला बात है। और क्या है, इसमें 6 मेंबर है, तो 7 मेंबर बस उसमें है, 6 मेंबर 7 मेंबर आपका इसमें भी है, NCPCR में, और NCM में 7 मेंबर है। जो आपका NCW और NHRC में आपका 6 मेंबर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और ठीक है, 2 वीमेन यहाँ होनी चाहिए, 1 वीमेन यहाँ होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 मेंबर में तो 1 वीमेन मेंबर होनी ही चाहिए NHRC में। और क्या है, सिलेक्शन कमेटी तो सिंपल है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का, वो बस NHRC में ही दिखेगा, तो यूनिक फीचर है, तो याद रखिए। और क्या है, और जो NCM और NCW जैसे निकालता है, वैसे ही NC इसको भी निकालेगा। NCM का भी सेम है, 3 कंसिक्यूटिव मीटिंग वाला सब में लगेगा, ठीक है। इसका रिमूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट रिमूव करेगा ना इसको, क्योंकि जो आपका NCM, NCW और NCPCR, ये तीनों भाई सेंटर अपॉइंट कर रहा है इसको, पर जो NHRC है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ये भी देखो, तो ये एक ऐसा स्टेटूटरी बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देने वाला बात है। लेट्स अंडरस्टैंड एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत है, आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल बना है, दैट हैज़ द अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहला चीज़, कंडीशन क्या है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए,
एंड आइदर ए हाई कोर्ट जज होना चाहिए 5 साल का, या हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए 10 साल का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्राइटेरिया है। ठीक है, एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, तभी आप अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, पहला चीज़। एडवोकेट जनरल है 165 में, तो 76 में अटॉर्नी जनरल, 165 में एडवोकेट जनरल। आपको जज ऑफ हाई कोर्ट बनने का है, 10 साल जुडिशियल ऑफिस या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं किया लोग का टेन्योर, नॉर्मली 5 साल या 6 साल होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है। ठीक है, और गवर्नर पे है। ठीक है, ये कभी भी इन लोगों को फायर किया जा सकता है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्वायरी। ठीक है, बट जो रिजाइन करेगा तो वेन एवर गवर्नमेंट रिजाइन। ठीक है, सैलरी क्या है, कोई फिक्स रिनोमिनेशन नहीं है, प्रेसिडेंट और गवर्नर जो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, उनका जो सैलरी है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अटॉर्नी जनरल के पास राइट ऑफ एडियंस है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है टेरिटरी में कहीं भी। पार्लियामेंट्री वीआईपी पास, तो मतलब आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल के पास राइट टू स्पीक है और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में भाग लेने का ये है, कोई भी जॉइंट सीटिंग कोई भी कमेटी में जा सकता है जिसमें वो मेंबर है। ठीक है, ठीक है। अल्टीमेट वीटो है कि वाइल दे कैन सीट स्पीक इन पार्लियामेंट दे हैव नो राइट टू वोट। ठीक है, इम्यूनिटीज में क्या है कि इन पार्लियामेंट एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एमपी, 105 194 का सारा इम्यूनिटी है। ठीक है, एडवोकेट जनरल exerts सेम राइट्स अंडर 177 फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, जो एजी और एआईजी है दे आर नॉट फुल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, सो क्योंकि वो फुल टाइम काउंसिल नहीं है, कैटेगरी नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ये लोग कर सकता है। ठीक है, तो प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या क्या है, तो अगर कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ब्रीफ नहीं दे सकते हैं। दूसरा, दे कैन नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ इन केसेस वेयर दे आर कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज द गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा है कि दे कैन नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट केस होता है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में आप डिफेंडेंट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी विदाउट स्टेट परमिशन। ठीक है, हाँ, सोलिसिटर जनरल के बारे में समझिए। तो जैसे अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, तो सोलिसिटर जनरल सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो है स्टेटूटरी या एग्जीक्यूटिव क्रिएशन है, तो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का रैंक क्या होता है, सेंट्रल कैबिनेट, तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं है, तो एक सेपरेट मिनिस्टर है लॉ का, लॉ एंड जस्टिस का, जो लीगल मैटर देखता है पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, तो आर्टिकल 153 क्या है, तो प्रेसिडेंट कैन असाइन लीगल ड्यूटीज टू एजी। ठीक है, द मोस्ट फेमस इज द एजी अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट वेन एवर द प्रेसिडेंट मेक ए रेफरेंस फॉर द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन अंडर 143। ठीक है, अ, ठीक है, यही है, डन डन है जी। हाँ, फ्रॉम द प्रियम्बल टू द गारंटी, you are structurally primed to crush the politics section in prelims 2026। ठीक है,